दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ह्योरी बस से कहीं जा रही थी और तभी उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अगले सीन में वो एक सर्जरी के दौरान ऑपरेशन रूम में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो चेकअप के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसने कई बार जियान को इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम से आकर इतनी ज्यादा थक जाती थी कि ह्योरी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो उसे कुछ बताए। प्रेजेंट में सियोनयोंग और जियान हॉस्पिटल से बाहर आती है, जहाँ सियोनयोंग उससे कहने लगती है कि क्या तुम ह्योरी से नहीं मिलने जा रही, जिस पर जियान कहने लगती है कि पहले मुझे हेडक्वार्टर जाना होगा। सियोनयोंग उससे कहने लगती है कि तुम अभी काम पर कैसे जा सकती हो, लोहे की चोरी वाला केस अभी ऑडिट टीम देख रही है। जिस पर जियान कहने लगती है कि मुझे ह्योरी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए और वैसे भी मुझे अभी निकाला नहीं गया है। इसके बाद वो सीईओ और उसके असिस्टेंट के साथ लंच पर जाती है। यहाँ वो सीईओ जियान से कहने लगता है कि मैंने ऑडिट टीम से बात की है और तुम्हें कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी, जिस पर जियान कहने लगती है कि सर आप क्या मजाक कर रहे हो। सीईओ कहने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम उस चोर को पकड़ नहीं पाए, इसलिए अब इसे एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी तुम अभी यंग हो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी और वैसे भी मैं तुम्हें पे तो कर ही दूंगा। जियान कहने लगती है कि इसका मतलब यह है कि आप मुझे फायर कर रहे हो। वो गुस्से में कहने लगती है कि तुम हर रोज काम पर 11 बजे आते हो, जबकि किंडरगार्टन के बच्चे भी 9 बजे किंडरगार्टन पहुंच जाते हैं और हर दिन तुम एम्प्लॉयज को बुली करते हो। और रही बात पे करने की, तो वो मेरा हक है, तुम मुझे कोई भीख नहीं दे रहे और अगर सेवरेंस पे का प्रोसीजर सही ढंग से नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वो बस स्टेशन आ जाती है और सियोनयोंग को सब कुछ बताती है। सियोनयोंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो पता है मैं ब्लू कॉलर डाइनर हूँ, मेरे पेरेंट्स, भाई बहन और हस्बैंड कोई भी नहीं है। अगर हम दोनों अपनी सेविंग्स कंबाइन कर ले तो ह्योरी का ट्रीटमेंट इजीली करा सकेंगे, इसलिए अब तुम उसे जल्दी से वापस ले आओ, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ बॉह्योन वैन ठीक कर रहा था और ह्योरी उसे देख रही थी। बॉह्योन उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही हो, क्यों ना तुम विलेज घूम कर आ जाओ। ह्योरी भी ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही बॉह्योन रियो से कहने लगता है कि डैड में छोटा वायर लेकर आ गया, आप जाकर दूसरा वायर ले आओगे। रियो कहने लगता है कि ये बात मुझे इतना सीक्रेटली क्यों बता रहे हो, जिस पर बॉह्योन कहने लगता है कि क्योंकि मैं उसके सामने लेम नहीं दिखना चाहता था। रियो भी कहने लगता है कि हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो, मर्दों को लेम दिखना भी नहीं चाहिए। उधर ह्योरी घूम रही थी, तभी तायो खेतों में गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ह्योरी उसको चेक करती है और उसे होश में लाती है। अगले सीन में हम जियान को देखते हैं जो कि बस में बैठकर विलेज आ रही थी और तभी उसके हाथ से एप्पल नीचे गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है और हम देखते हैं कि उसी बस में रियो भी बैठा होता है, वो भी एप्पल उठाने लगता है और तभी ब्रेक लगने की वजह से जियान उसके ऊपर गिर जाती है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ जियान बस में अपने स्कूल जा रही थी और जाते हुए वो अपनी दोस्तों से हंसी मजाक कर रही थी। तभी बस का ब्रेक लगता है और वो गिरने वाली होती है और तभी एक लड़का उसे गिरने से बचा लेता है, जो कि कोई और नहीं रियो ही होता है। वो जियान से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो और तब से ही जियान उसे पसंद करने लगती है। अगले सीन में रियो क्लासरूम में बैठा होता है और स्टडी कर रहा था, तभी क्लास में दो लड़के भागते हुए आते हैं और रियो से कहने लगते हैं कि हमने तो सोचा था नया ट्रांसफर स्टूडेंट एक किताबी कीड़ा है, लेकिन तुमने तो आते ही एक लड़की का दिल चुरा लिया। वो लड़का बाकी लड़कों को भी आवाज देते हुए कहता है कि देखो रियो की गर्लफ्रेंड नीचे है। वो सब विंडो से देखने लगते हैं तो नीचे जियान ने अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर रियो के लिए एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी थी है, जिसे देखकर रियो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है। प्रेजेंट में वो दोनों बस से उतरते हैं, जहाँ जियान रियो से कहने लगते हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, हम दोनों फिर से इस तरह मिल गए। रियो से कहने लगता है कि मिस ली तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। मिस ली सुनकर जियान उससे कहने लगती है कि तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, जिस पर रियो कहने लगता है कि मैं रैंडम लोगों से कैजुअली बात नहीं करता। जियान उससे कहने लगती है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, पहले तो तुम बड़े बड़े ग्लासेस पहनते थे और हमेशा डिप्रेसिंग कलर के क्लॉथ्स पहनते थे। मेरी दोस्त कहती थी कि मेरा टेस्ट कितना गंदा है, लेकिन मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। ये सुनकर रियो उसका नाम लेने लगता है, जिस पर जियान उससे कहने लगती है कि अरे तुम तो कैजुअली बात कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं और जियान उससे कहने लगती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी को लेने आई हूँ। ये सुनकर रियो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ पर घर के बाहर ही ह्योरी उसे देखकर वहां से जाने लगती है। जियान भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोकती है। ह्योरी उससे कहने लगती है कि आपको समझ नहीं आता मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, मैं बस अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, इन सब चीजों को फिगर आउट करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जियान उससे कहने लगती है कि और मेरा क्या, मैं तुम्हारी जीने की वजहों में से एक वजह नहीं हूँ।
हियोरी उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं है मैं आपकी परवाह करूं। अब मैं अपने बारे में ही सोचकर डर जाती हूँ, इसलिए आप अपनी परवाह खुद कीजिए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और जियान वहीं उदासी के साथ खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि बो ह्योन वहीं खड़े हुए उनकी बातें सुन रहा था और तभी बारिश होने लगती है। उधर हियोरी बीच पर जाते हुए खुद से कह रही थी कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे साथ क्यों नहीं थी। बो ह्योन भी उसके पीछे पीछे बीच पर आ जाता है और उसे दूर से देखने लगता है। हियोरी जोर जोर से रोते हुए समुद्र की ओर देखकर कह रही थी कि मैंने क्या गलत किया है, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। तभी समुद्र की लहरें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं और वो डूबने लगती है। उसे डूबता हुआ देखकर बो ह्योन भागते हुए आता है और उसे डूबने से बचा लेता है। उधर बारिश में जियान पूरी तरीके से भीग गई थी। तभी रियो उसे देख लेता है और अपने साथ अपने घर में ले जाता है। जियान भी उससे कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन कल मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तभी जियान विंडो से ह्योरी को आते हुए देख लेती है और फिर वो उसके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। ह्योरी भी ये कहते हुए वैन में चली जाती है कि मैं बस समुद्र में गिर गई थी। जियान भी उसके पीछे वैन में जाकर कहने लगती है कि ये बस एक्सीडेंट था, ये तुमने जानबूझकर किया। ह्योरी कहने लगती है कि मैं बीच पर खड़ी थी और लहरें बहुत तेज थी, मैं उनका सामना नहीं कर पाई। तभी रियो जियान को उसका सामान वापस देने के लिए आता है और उसे खाने पर इनवाइट करता है। अगली सीन में वो सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ तायो जियान से पूछने लगता है कि क्या रियो स्कूल के डेज में काफी ज्यादा हैंडसम थे। जियान उन्हें बताने लगती है कि रियो के ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे आते थे और ये बहुत अच्छा स्टूडेंट था। ये कहकर वो और रियो ऑकवर्ड होकर हंसने लगते हैं। हियोरी भी उनके घर की तारीफ करते हुए कहने लगती है कि मैं भी ऐसा ही घर चाहती थी जहाँ एक बड़ी सी विंडो हो और मैं बाहर का व्यू देख सकूं। जियान कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं हमारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। तो हियोरी सब लोगों को बताने लगती है कि मेरी मॉम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करती है, जिस पर रियो जियान से कहने लगता है कि मैं घर बनाने के लिए कोई अच्छी जगह जानता हूँ, तुम अपने हस्बैंड से डिस्कस करके बता दो तुम सच में घर बनाना चाहती हो। जियान उससे वही सब बातें करने लगती है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने हियोरी को अकेले ही पाला है। तभी हियोरी कहने लगती है कि मॉम अब हमें चलना चाहिए। बाहर आकर जियान हियोरी से कहने लगती है कि तुम अचानक ऐसे क्यों आ गई। हियोरी कहने लगती है कि क्या ये कोई घमंड करने वाली बात है कि आपने मुझे अकेले पाला है, मुझे आपके लिए अवार्ड या फिर कुछ और लाना चाहिए था। जियान उससे कहने लगती है कि क्या मुझे इस बात पर शर्म आनी चाहिए। हियोरी कहने लगती है कि तो फिर आपने बताया क्यों नहीं, मैं आपकी अडॉप्टेड बेटी हूँ। जियान उससे कहने लगती है कि अब बस करो, कल हम लोग सियोल जा रहे हैं। ये कहकर वो एक जगह आकर बैठ जाती है और उधर बो ह्योन उन दोनों को देख रहा था। अगले दिन हियोरी उठकर वैन से बाहर आती है तो बो ह्योन उसके पास आकर कहने लगता है कि शायद हमारे बीच एक लेन देन हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो। जिसके बाद हियोरी बो ह्योन के साथ उसके ग्रीन हाउस में आ जाती है। यहाँ बो ह्योन उसे ग्लव्स देते हुए कहने लगता है कि जैसे मैंने तुम्हारी वैन को ठीक करने में अपना बेस्ट दिया था, मैं चाहता हूँ तुम भी उसी तरह यहाँ पर काम करो। जिसके बाद वो हियोरी को फ्लावर कट करने सिखाता है और वो बहुत अच्छे से अपना काम करती है। काम खत्म हो जाने के बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं तो बो ह्योन हियोरी से कहने लगता है कि तुम अपनी मॉम के साथ इतना ज्यादा रूड क्यों रहती हो, कल मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम के साथ आर्ग्यू करते हुए देखा था। हियोरी उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और प्लीज तुम अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखो। बो ह्योन उससे कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे मेरी लिमिट पता होनी चाहिए। इसके बाद हियोरी वापस आती है तो रियो उसे जियान का फोन देते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम ये रात अंदर ही भूल गई थी, इस पर किसी की बार बार कॉल आ रही है। जैसे ही हियोरी फोन देखती है तो उस पर सियोनियोंग का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि जियान अभी तुम जहाँ पर हो चीफ वैंग का घर उससे 30 मिनट की दूरी पर है, मैंने तुम्हें उसका एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम जाकर उससे अपने 30 मिलियन वॉन वापस ले आओ। तभी वैन से जियान बाहर आती है तो हियोरी उसे फोन दिखाते हुए पूछने लगती है कि क्या आपने फिर से किसी को पैसे उधार दे दिए, अभी क्या अभी मेरे साथ चलिए। वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है तो जियान उससे कहने लगती है कि मैं खुद ही जाकर पैसे ले आऊंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रहने दो। तभी वहाँ बो ह्योन आ जाता है तो हियोरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फोन दिखाती है। जिसके बाद वो तीनों चीफ वैंग के घर आ जाते हैं। जियान घर के बाहर खड़ी होकर चीफ वैंग को आवाज देती है और अंदर से 3 छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। जियान उनसे पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, जिस पर वो बच्चे कहने लगते हैं कि डैड दादी से हॉस्पिटल मिलने गए हैं। तभी वहां पर चीफ वैंग की बड़ी बेटी आ जाती है और उसके छोटे भाई बहन उससे खाना मांगने लगते हैं। उन बच्चों की हालत देखकर उल्टा जियान और हियोरी को उन पर तरस आ जाता है और वो सब मिलकर उन बच्चों के लिए घर की सफाई करते हैं, उन बच्चों का फेस वॉश करते हैं और उनके लिए खाना बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। इसके बाद जब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं तो चीफ वैंग की बड़ी बेटी उन्हें बता देती है कि उसके डैड एक जगह पर उसकी दादी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद वो तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं।
जियान रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, वो देखती है कि चीफ फैंग अपनी मॉम के साथ बहुत खुश था। उन्हें देखकर जियान चुपचाप बाहर आ जाती है। तभी पीछे से चीफ फैंग आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद चीफ फैंग एम्बुलेंस पे अपनी मॉम को बैठाकर उन्हें वापस हॉस्पिटल भेज देता है और फिर जियान से बात करने लगता है। यहाँ वो जियान से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे और मैं वो पैसे लौटा नहीं पा रहा, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जियान उससे कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें वो पैसे उधार दिए थे तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे। तुम्हें पता है ना मैंने वो पैसे कितनी मेहनत से कमाए थे। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसने ह्योरी को पालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। यहाँ हमें 2003 का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान सिर्फ 20 साल की थी और उसकी गोद में ह्योरी होती है। वो एक फ्यूनरल में आई हुई थी और एक आदमी नशे की हालत में एक औरत पर चीख रहा था और चीजें फेंक रहा था। पास में ही जियान खड़ी हुई रो रही थी। इसके बाद वो लेडी जियान की पॉकेट में कुछ पेपर रख देती है और उसे वहां से ह्योरी के साथ जाने के लिए कह देती है। प्रेजेंट में वो चीफ बैंक से कहती है कि मैं जानती हूँ जब कोई ज्यादा स्ट्रगल करता है तो एक टाइम पर उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमें 1998 का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अकेली बैठी हुई बहुत रो रही थी। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसे देखकर ह्योरी रोते हुए उससे कहने लगती है कि चौरोंग मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। कौन सी मॉम अपनी बेटी को इस तरह से छोड़कर चली जाती है। चौरोंग उससे कहने लगती है कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेजेंट में वो चीफ फैंग से कहती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत स्वीट है, इसलिए मेहनत करो और मेरे पैसे लौटाने के लिए जितना टाइम लेना है ले लो। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी चीफ फैंग के फोन पर किसी चीफ किम का मैसेज आता है जिसमें उसने ह्योरी के बारे में बताया था। मैसेज देखकर चीफ वोंग जियान को रोकता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे अभी अभी पता चला है। वो उसे कुछ पेपर देता है और कहने लगता है कि ये मेरी मॉम का एक छोटा सा घर है, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। वो ह्योरी से भी कहता है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान है। इसके बाद वो सब वापस आ जाते हैं। रात में जियान अकेली बैठी होती है और उस प्रॉपर्टी के पेपर को देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि ह्योरी एक ऐसे घर में रहना चाहती थी जहाँ पर अच्छा व्यू दिखे। वो रियो के पास जाकर उससे कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे। इसके बाद वो उसके साथ उसी फार्म हाउस पर आ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जियान तो उस घर को देखकर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर गार्डन बनाऊंगी, यहाँ पर स्टेयर्स बनाऊंगी, मुझे ह्योरी का घर मिल गया। वो उस खंडर जगह में ह्योरी का घर इमेजिन करने लगती है और वहां पर बैठी हुई ह्योरी को भी, और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।